वीडियो में हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के जो उपाय हैं, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इससे पहले हमने मुद्रास्फीति के अर्थ और प्रकार, गति के आधार पर जो मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकार हैं उनको समझा था। उसके बाद में दूसरे वीडियो में हमने मुद्रास्फीति क्यों उत्पन्न होती है, उसके कौन कौन से कारण हैं, उसके बारे में पढ़ा था। तीसरे वीडियो में हमने पढ़ा था कि मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव पड़ते हैं समाज के विभिन्न वर्गों के ऊपर, उत्पादन के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति जो है, इन्फ्लेशन, अगर किसी अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है तो वो उसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकती हैं, कैसे उसको नियंत्रित किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वो कब आती हैं, जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग जो होती है, एग्रीगेट डिमांड, वो बढ़ जाती हैं समग्र पूर्ति की तुलना में। मतलब वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन का प्रवाह है, समग्र पूर्ति है, वो उतनी नहीं बढ़ पाती है जितने की वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, समग्र मांग जो एग्रीगेट डिमांड है उसको एक तरह से कंट्रोल करना, उसको एक तरह से नियंत्रित करना, और साथ ही साथ वस्तु एवं सेवाओं की जो पूर्ति है, समग्र पूर्ति है, उसको बढ़ाकर जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए, मुद्रास्फीति के जो प्रभाव हैं उसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो विकसित देश अगर हैं तो वहां पर मुद्रास्फीति को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, और अगर विकासशील देश हैं तो वहां पर मुद्रास्फीति को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, वहां पर अगर इन्फ्लेशन आता है, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसको कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मौद्रिक उपाय, जो मॉनेटरी मेजर्स हैं। और मॉनेटरी मेजर्स, जो मौद्रिक उपाय हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, अर्थव्यवस्था में लोगों की जो मौद्रिक आय बढ़ गई हैं, उस मौद्रिक आय में मॉनेटरी इनकम को एक तरह से कम करना। विकसित देशों में जो मुद्रास्फीति आती है वो मुख्य रूप से मांग अधिक की स्थिति होती है, डिमांड उसमें ज़्यादा हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड एक तरह से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसको नियंत्रित करने के लिए वहाँ का जो केंद्रीय बैंक है वो साख को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। साख नियंत्रण की जो विभिन्न विधियां हैं केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाई जाती हैं, जैसे कि बैंक दर हैं, तो बैंक दर को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जब अर्थव्यवस्था में स्फीति है तो बैंक दर को बढ़ाना चाहिए। जो खुले बाजार की क्रियाएं हैं उसमें जो सिक्योरिटीज हैं, प्रतिभूतियां हैं, उनको बेचना चाहिए। साथ ही साथ जो CRR हैं और SLR हैं उनको भी बढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा जो चयनात्मक साख नियंत्रण है उनको भी अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी विभिन्न उपाय जो हैं, उन उपायों का प्रयोग करके केंद्रीय बैंक जो है वो विकसित देशों में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकता है। अब देखिए, यदि मुद्रास्फीति की स्थिति अन्य कारणों से आई है, ठीक है, अगर कि वस्तुओं एवं सेवाओं की जो उत्पादन लागत है उनके बढ़ने से अगर स्फीति आई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो मौद्रिक नीति है वो सफल नहीं हो पाएगी। ठीक है, मौद्रिक नीति जो है, अगर लागत बढ़ने के कारण अगर स्फीति आई है तो इस स्थिति में मौद्रिक नीति जो होती है वो सफल नहीं हो पाती हैं। अब दूसरा हमारा है करेंसी का विमुद्रीकरण। अब कि जो देश का केंद्रीय बैंक है वो क्या कर सकता है, अपने देश में जो भी मुद्रा चलन में है उस मुद्रा को वो बंद कर सकता है, उसका वो विमुद्रीकरण कर सकता है। ठीक है, जब देश में जो काला धन है, ब्लैक मनी है, अगर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इस स्थिति में वहाँ का जो केंद्रीय बैंक है वो जो चलन में करेंसी उसको वो बंद कर सकता है, उसका वो विमुद्रीकरण कर सकता है मुद्रास्फीति को रोकने के लिए। साथ ही साथ एक और उपाय अपना सकते हैं कि नई जो पुरानी मुद्रा है उसको बंद करके उसकी जगह कोई नई करेंसी है वो जारी कर दी जाए। ठीक है, और जो पुरानी करेंसी है उसको नई करेंसी में बदला जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में जो करेंसी चलन में है अगर वो बहुत अधिक मात्रा में छाप दी गई है, निर्गमित कर दी गई हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, नई करेंसी को जारी करके मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। तो ये हो गए हैं हमारे मौद्रिक उपाय। उसके अलावा जैसे राजकोषीय उपाय हैं,
ठीक है, क्योंकि मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वो केवल मौद्रिक उपायों के द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती हैं। मौद्रिक उपायों के साथ साथ जो राजकोषीय उपाय हैं, जैसे कि सरकारी व्यय हैं, लोगों की जो उपभोग व्यय करते हैं या जो निवेश है, उनको नियंत्रित करना एक तरह से आवश्यक होता है। और राजकोषीय नीति जो होती हैं वो मुद्रास्फीति को रोकने में मौद्रिक नीति की तुलना में ज़्यादा प्रभावी हम कह सकते हैं। अब सबसे पहला है अनावश्यक व्यय में कटौती, कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है तो इस स्थिति में सरकार को अपने जो गैर विकासात्मक व्यय हैं, ठीक है, जो डेवलप एक्टिविटीज़ हैं, उसके अलावा जो सरकार अपना खर्चा कर रही है, उन खर्चों को सरकार को एक तरह से नियंत्रित करना चाहिए। उन खर्चों को नियंत्रित करके सरकार एक तरह से क्या कर सकती हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती हैं। दूसरा उपाय है करों में वृद्धि, कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ जाती है तो लोगों की जो उपभोग क्षमता है या उपभोग व्यय करने की जो क्षमता है वो एक तरह से क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो उपभोग व्यय क्षमता है उसको घटाने के लिए एक तरह से क्या करना चाहिए, करों की दरों को बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में नए करों को भी लगाना चाहिए, लेकिन करों की दर बहुत ज़्यादा ऊंची भी नहीं हो सकती है, नहीं तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जो बचत है और निवेश है उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार को इनके बीच में सामंजस्य रखना चाहिए। और साथ ही साथ सरकार को वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने के लिए जो आयात शुल्क हैं, विदेशों से जो हम वस्तु आयात कर रहे हैं उन पर आयात शुल्क को घटाना चाहिए, और निर्यात शुल्क है उनको बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे देश की वस्तु हमारे देश में रहे, उसकी कमी एक तरह से नहीं हो, ताकि कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा बचतों में वृद्धि के द्वारा भी मुद्रास्फीति जो है वो कंट्रोल की जा सकती हैं, कि लोग अपनी बचतों को एक तरह से बढ़ाएं। सरकार को बचतों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब लोग अपनी बचतें बढ़ाएंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, उनकी जो जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत खर्च योगा है वो एक तरह से क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लोग अपना खर्चा एक तरह से कम करेंगे, बचतों को जब बढ़ाएंगे तो बचतों को बढ़ाने से एक तरह से क्या होगा कि जो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग है वो अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी। फिर आर्थिक का बजट, कि सरकार के द्वारा जो बजट बनाया जाता है, ठीक है, अगर सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहती हैं तो इस स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए, जो घाटे का बजट है उसको छोड़ देना चाहिए, और सरकार को किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए, बचत का बजट। मतलब बचत के बजट में क्या होता है, सार्वजनिक जो राजस्व है वो ज़्यादा होता है व्यय की तुलना में। सामान्यतः सरकार के द्वारा जो बजट बनाया जाता है वो कौन सा होता है, घाटे का बजट, डेफिसिट बजट, जिसमें खर्चा ज़्यादा होता है और राजस्व कम होता है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को आर्थिक का बजट बनाना चाहिए, जिसमें राजस्व जो सरकार की प्राप्तियां हैं वो व्यय की तुलना में ज़्यादा हो। और फिर अंतिम उपाय हमारा जो राजकोषीय उपाय उसमें है सार्वजनिक ऋण, कि जब सरकार मुद्रास्फीति की स्थिति का सामना करना पड़ा अगर किसी अर्थव्यवस्था को, तो इस स्थिति में सरकार ने अगर लोगों से ऋण ले रखे हैं सार्वजनिक ऋण, तो उन सार्वजनिक ऋणों का जो पुनर्भुगतान है वो नहीं करना चाहिए, उसको कुछ समय के लिए स्थगित करना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति है उसको एक तरह से नियंत्रित हो। और साथ ही साथ अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है तो उसको नियंत्रित करने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए और अधिक उधार भी लेना चाहिए। तो सार्वजनिक ऋण सरकार को उस समय लेना चाहिए, न कि उसका वापस भुगतान करना चाहिए, लौटाना नहीं चाहिए इस स्थिति में। ठीक है, तो वो नियंत्रित कर सकती हैं। तो ये सारे हमारे जो उपाय हैं वो राजकोषीय उपायों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय भी हैं। ठीक है, अन्य उपाय जिसके अंतर्गत क्या होता है कि सरकार का लक्ष्य क्या होता है कि वस्तु एवं सेवाओं की जो पूर्ति है, उत्पादन है, वो एक तरह से बढ़ जाए और समग्र मांग जो है वो घट जाए। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो है उत्पादन में वृद्धि। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे खाद्यान्न हो गए, कपड़े हो गए, केरोसिन है या चीनी है या जो खाद्य तेल हैं, इन सभी का जो उत्पादन है वो बढ़ाना चाहिए। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका उत्पादन एक तरह से बढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए जो कच्चा माल है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से जो संबंधित है, उन वस्तुओं का अगर आयात करने की आवश्यकता हो तो आयात भी करना चाहिए। और
उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक तरह से प्रयास करना चाहिए। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो सरकार को विभिन्न प्रकार के जो उत्पादन है, उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अर्थव्यवस्था में सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, उनके लिए नई नई स्कीम ला सकती हैं। अगर ट्रेड यूनियन हड़ताल कर रही है तो उनसे समझौता करना चाहिए ताकि हड़ताल जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए और अर्थव्यवस्था में उत्पादन की जो मात्रा है उसको बढ़ाया जा सके। फिर उसके बाद में है विवेकपूर्ण मजदूरी नीति, रेशनल वेज पॉलिसी, कि सरकार के द्वारा जो मजदूरी नीति बनाई जा रही है वो एक तरह से अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मजदूरी नीति अच्छी का मतलब क्या हो गया कि सरकार एक तरह से अगर स्फीति को रोकना चाहती हैं तो जो आय के ऊपर उनको लाभ की प्राप्ति होती है, लाभांश जिसको हम कहते हैं, लाभांश है, बोनस है, तो इनको कुछ समय के लिए स्थगित करना चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अगर सरकार बोनस है, लाभांश इसको रोक देती हैं तो जो काम करने वाले श्रमिक हैं, उद्योगपति हैं, ठीक है, वो एक तरह से नाराज हो सकते हैं। तो सरकार को क्या तरह करना चाहिए कि अगर वो मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि कर रही हैं तो मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि कब करनी चाहिए, जब अर्थव्यवस्था में उत्पादकता में वृद्धि हो। उत्पादकता में वृद्धि को मजदूरी में वृद्धि के साथ में अगर जोड़ दिया जाएगा तो इससे अर्थव्यवस्था में जो मजदूरी है वो भी नियंत्रित हो जाएगी और साथ ही साथ वस्तु एवं सेवाओं की जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ेगा। फिर हमारा है कीमत नियंत्रण, कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है। तो इस स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी एक ऊपरी कीमत जो होती है वो तय कर दी जाएगी, मतलब अधिकतम कीमत का एक निर्धारण कर दिया जाएगा और उससे अधिक अगर कोई कीमत वसूलता है तो सरकार उसके लिए कानून बना देती है, उसके लिए सजा का प्रावधान करती है। तो कीमत नियंत्रित करने के लिए भी सरकार प्रयास कर सकती हैं। इसके अलावा जैसे राशनिंग, ठीक है, राशनिंग जो नीति है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है कि जो वस्तुएं दुर्लभ होती हैं तो उन वस्तुओं को समाज में इस प्रकार से वितरित करना कि अधिक से अधिक लोगों को जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो आवश्यक वस्तुएं जैसे कि खाद्यान्न, गेहूं हो गया, चावल है, चीनी है, केरोसिन है, इन सभी को एक तरह से सरकार के द्वारा राशनिंग के माध्यम से उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, ताकि जो वितरण व्यवस्था है वो एक तरह से अर्थव्यवस्था में सुधरे, जो कीमतें हैं उसमें एक तरह से स्थिरता की प्रवृत्ति आए। ठीक है, तो ये सारे उपाय सरकार कर सकती हैं। दूसरा हमारा है कि विकासशील देशों में अगर मुद्रास्फीति की स्थिति आती है तो उसको रोकने के कौन कौन से उपाय सरकार के द्वारा अपनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है मौद्रिक उपाय। जैसा कि हम मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ चुके हैं कि मौद्रिक नीति में सरकार क्या करती हैं, विभिन्न उपायों का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। तो मौद्रिक उपाय में जैसे कि बैंक दर हैं, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को बैंक दरों में वृद्धि करनी चाहिए। जो नकद कोषानुपात हैं या जो CRR जिसको हम कहते हैं नकद कोषानुपात और वैधानिक तरलता अनुपात SLR, इन अनुपातों को एक तरह से बढ़ाना चाहिए। मतलब सरकार अपने जो बैंक हैं वो अपने पास में नकद अगर ज़्यादा रखेंगे तो अर्थव्यवस्था में उधार के लिए वो कम मात्रा में उपलब्ध करा पाएंगे। खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं उसमें प्रतिभूतियों को विक्रय करना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था में जो अतिरिक्त मुद्रा है वो केंद्रीय बैंक के पास में आ जाएगी और जो अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। साथ ही साथ सरकार मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो चयनात्मक साख नियंत्रण है उसको भी लागू कर सकती हैं कि जो विशेष वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए वो ब्याज की दर को कम रख सकती हैं। छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, उनके लिए हो सकते हैं, या जो दालों का उत्पादन अगर किया जाता है या उनको उत्पादन करने के लिए जो बीजों की आवश्यकता होती है वो सरकार के द्वारा अगर कम दर पर उपलब्ध कराई जाए। जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, उद्यमी हैं, छोटे छोटे जो किसान होते हैं, भूमि और किसान जो हैं, ठीक है, तो उनके लिए सरकार नई नई स्कीम ला सकती हैं। दूसरा हमारा है राजकोषीय उपाय। ठीक है, विकासशील देशों में सरकार मौद्रिक नीति के साथ साथ में जो राजकोषीय नीति है उसका भी प्रयोग कर सकती हैं। राजकोषीय उपाय के अंतर्गत सरकार क्या करती हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं की जो मांग है उसको नियंत्रित करने के लिए जो सार्वजनिक व्यय है उसकी मात्रा में कमी करती हैं और उत्पादन जो है उसको प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न उपाय अपनाती हैं। तो उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कर सकती हैं, आयात कर हैं उसको कम कर सकती हैं। विदेशों से हम जिन वस्तुओं का आयात कर रहे हैं तो उन आयातों पर जो कर लगता है
उन आयात करों में सरकार के द्वारा कमी की जा सकती है। साथ ही साथ जो आयकर हैं, कंपनी कर हैं, संपत्ति कर हैं, ठीक है, इनको भी एक तरह से अपना सकती हैं। जो अनावश्यक व्यय है सरकार का, उनको वो नियंत्रित करने के लिए प्रयास कर सकती हैं। अर्थव्यवस्था में बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए वो कार्य कर सकती हैं। छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार नई नई बचत योजनाएं ला सकती हैं, चाहे वो अल्पकालीन है, चाहे वो दीर्घकालीन है। दीर्घकालीन अगर लाएंगे तो उसमें अधिक ब्याज की अगर वो स्कीम रख दें, जिससे लोग एक तरह से क्या होंगे, बचतों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे उनकी जो क्रय शक्ति है वो कम होगी। साथ ही साथ सरकार अपना जो सार्वजनिक व्यय है उसको घटा सकती हैं। और फिर सरकार क्या कर सकती हैं, जो मुद्रास्फीति है उसको रोकने के लिए ऋण का प्रबंधन भी कर सकती हैं। मतलब जिन लोगों के पास में अधिक पैसा है उनसे सरकार क्या करती हैं, अल्पकालीन या दीर्घकालीन समय के लिए उधार ले लेती हैं, ऋण पत्रों को जारी करके। तो इस तरीके से सरकार क्या कर सकती हैं, जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित कर सकती हैं। इसके अलावा जैसे हमारा कुछ भौतिक उपाय भी हैं, ठीक है, जिनके द्वारा सरकार क्या कर सकती हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती हैं। भौतिक उपाय के द्वारा जो आवश्यक वस्तु होती हैं उनकी कीमतों को वो नियंत्रित कर देती हैं। जो कृषि उत्पादन है, आवश्यक कृषि उत्पादन जो है उनकी कीमतों को वो निश्चित कर देती हैं। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ठीक है, कीमतों पर नियंत्रित कर सकती हैं। कृषि वस्तुओं की जो कीमतें हैं उसका निर्धारण कर सकती हैं। या फिर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके माध्यम से सरकार क्या करती हैं, समाज के जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनको कम कीमत पर जो खाद्यान्न है, चीनी है, खाद्य तेल है, केरोसिन है, इन वस्तुओं को उपलब्ध कराती हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, वस्तु एवं सेवाओं की जो पूर्ति है उसको बढ़ाने के भी उपाय कर सकती हैं। वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर सकती है। वस्तुओं का जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका अपने पास में वो भंडार कर सकती हैं, या आवश्यकता पड़ने पर वस्तुओं का आयात करके भी वस्तुओं की जो पूर्ति है वो बढ़ा सकती हैं। साथ ही साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए जो बीजों की आवश्यकता है, अच्छे किस्म के बीज हैं, या जो रसायन उर्वरक हैं, अधिक उपज देने वाली किस्मों जो हैं फसलों की, ठीक है, उनका भी सरकार प्रयोग कर सकती हैं। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर सकती हैं, नए नए कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन दे सकती हैं। तो इनसे अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की जो पूर्ति है उसको बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में निवेश को भी प्रोत्साहन दे सकती हैं। जब अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जाएंगे तो निवेशों में वृद्धि होने से निवेश बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में, और जब निवेश बढ़ेगा तो एक तरह से क्या होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। और इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं का सरकार आयात भी कर सकती हैं। इन सारे उपायों को अपना के सरकार क्या कर सकती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति के साथ साथ जो अन्य उपाय हैं, राजकोषीय उपाय हैं, उनका भी प्रयोग करना चाहिए। भौतिक उपाय और वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति को बढ़ाकर भी स्फीति को